2 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे जो कुछ करंट अफेयर पे और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ये अभी रिलीज हुई है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, कौन रिलीज करता है उसके बारे में भी देखेंगे। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऑन डाइवोर्स एंड एलिमनी। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है अभी याचिका यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अगेंस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि जो ट्रिपल तलाक लॉ बनाया था ना गवर्नमेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट किया था, तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी प्ली डाली है। तो क्या ये रिलेटेड मैटर है, सारा डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये स्कीम क्या है, किस लिए इसे देखेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, इसे देखेंगे। और एमपीसी क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैनल सबमिट रिपोर्ट ऑन फार्म लॉज टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ने 3 लॉज बनाए थे ना फार्म लॉज, फार्मर के लिए वेलफेयर के लिए, फार्मर की वेलफेयर के लिए 3 लॉ बनाए थे, उसको सस्पेंड कर दिया था और एक कमेटी बैठाई थी, पैनल बैठाया था, तो वो रिपोर्ट सबमिट कर रही है जी अपनी। तो ये देखेंगे क्या न्यूज़ है इसके। फार्म लॉज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करेंगे एक बार। मिलिट्री फार्म्स ये क्या है, एम प्राइम क्या है, ये न्यूज़ में देखेंगे। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट है अपना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ये अभी रिलीज किया जी WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। अभी ये रिलीज की है। इंडिया 628 प्लेसेस फॉल हो गया जी, मतलब 28 प्लेसेस 2020 के मुकाबले 28 प्लेस नीचे चला गया है इंडिया इस रैंकिंग में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये 2021 की अभी रिलीज की है। ये फर्स्ट टाइम रिलीज की थी जी WEF ने 2006 में। देखो WEF बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो भी रिपोर्ट होती है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, तो ये याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। इसमें लगभग 156 कंट्रीज़ की प्रोग्रेस दिखाई है जी कि उन्होंने जेंडर पैरिटी में लाने के लिए क्या क्या किया है, और ये कौन से डायमेंशन पे देखा जाता है कि उन्होंने जेंडर पैरिटी के लिए क्या किया है अपनी कंट्रीज़ में। देखो जी, जेंडर पैरिटी का मतलब है, पैरिटी का मतलब है समानता, इक्वलिटी, कि जेंडर में मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। ये 4 डायमेंशन है जी, मतलब 4 क्राइटेरिया जिनके बेस पे ये रिपोर्ट निकालता है WEF। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब फीमेल को मेल के मुकाबले कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, और मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जॉब वगैरह कितनी करती हैं वुमेन मेल के मुकाबले, उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटी है, मौके उनके पास, चॉइस है। नेक्स्ट है एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब वुमेन्स की एजुकेशन देखी जाती है कि अगर बॉय और गर्ल की एजुकेशन को कंपेयर करें तो कहाँ पे टिकी हुई हैं दोनों की। नेक्स्ट है जी हेल्थ एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब कि कितने लीडर हैं, जो वुमेन लीडर हैं कितने किस कंट्री में, तो ये भी देखा जाता है इसमें जी। अगर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर मान लो जी 1 है तो इसका मतलब है इक्वलिटी, और लोएस्ट है जी 0, इसका मतलब है टोटल इनइक्वलिटी, उसमें असमानता है उस कंट्री में अगर 0 स्कोर मिला है, तो 1 से 0 के बीच में इसमें स्कोर दिया जाता है। इसका टारगेट क्या है जी, एम, इसका टारगेट यही है कि टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑन रिलेटिव गैप्स बिटवीन वुमेन एंड मैन, क्या है जी, वुमेन और मैन के बीच में जो भी गैप है ना उसको मिटाना इसका काम है, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इकोनॉमी में हो या पॉलिटिक्स में हो। तो इस तरह से ये इनिशिएटिव लेती है जी, ताकि ईच कंट्री आर एबल टू सेट प्रायोरिटीज रिलेवेंट इन ईच स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेंट। हर एक कंट्री ये प्रयास करे, ये एफर्ट लगाए कि वो मेल और फीमेल के लिए बराबर के अधिकार दे, चाहे इकोनॉमी में, आर्थिक व्यवस्था में हो, या राजनीतिक में, या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो, हर तरह से दोनों को समान अधिकार मिले। इंडिया की क्या पोजीशन रही है जी इसमें, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें इंडिया की, तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है जी साउथ एशिया में। साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया सबसे ख़राब कंडीशन है, 140 रैंक आई है जी इंडिया की 156 में से। अगर साउथ एशिया की बात करें और कंट्रीज़ की, बांग्लादेश ने 65 रैंक की है जी, बहुत अच्छी है इंडिया से। नेपाल में 106, पाकिस्तान में 153, मतलब इंडिया से भी ख़राब है, वहाँ पे असमानता बहुत ज़्यादा है, मतलब फीमेल और मेल के बीच में जो इक्वलिटी है वो बहुत ही कम है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, मेल चाइल्ड को परफॉर्मेंस दी जाती है पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा। अफगानिस्तान की 156 है जी, सबसे कम है, ये पूरा बॉटम में आया जी, टॉप क्या अफगानिस्तान ने।
भूटान की 130 और श्रीलंका की 116 है। तो इसमें सिर्फ साउथ एशियन नेशन की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही इंडिया से नीचे रैंक लेके आए हैं जी। इंडिया की जो अगर 2020 की इसकी रैंक देखें तो 153 कंट्रीज़ की रैंक दी गई थी इसमें 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, उसमें इंडिया की 112th रैंक थी। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है जी, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के साथ काम करती है, मतलब गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं और दूसरा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह मिलकर काम करते हैं। एक तरह से ये एनजीओ टाइप है जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे 1971 में एस्टेब्लिश किया था। एक नॉट प्रॉफिट फाउंडेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है जी गैर लाभकारी, मतलब इसका काम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये याद रखना बस आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ जी, मुख्यालय ये जनेवा में जी, स्विट्जरलैंड में। ये एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी नॉट टाइड टू एनी स्पेशल इंटरेस्ट, किसी भी अपने स्पेशल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब ये कोई लाभ कमाना नहीं चाहती। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये फोरम है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये स्टाइव इन ऑल इट्स एफर्ट टू डिमोन्स्ट्रेट एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट वाइल अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस। ये क्या करता है जी, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जैसे मान लो उद्योगपति, उनको प्रयास करता है कि वो ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लें ताकि सबको फ़ायदा हो। सम मेजर रिपोर्ट है जी इसकी जो पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक तो जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होगी, समझे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये तो आपको याद रखनी है। उसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये रिलीज करता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन रिपोर्ट, ये तो कई बार पूछी है जी, यूपीएससी भी पूछ चुका है, आपके यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, और भी पीसीएस के एग्जाम में पूछ चुका है, आईबी के एग्जाम में पूछ चुका है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनसीड एक संस्था है जी, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलके भी और निकालता है। एक तो जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, ये तीनों मिलकर निकालते हैं, इनसीड, डब्ल्यूएफ और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। एक निकालते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट निकालते हैं तीनों संस्था मिलके। तो ये याद रखना है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी हमारा अभी प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऑन डाइवोर्स एंड एलिमनी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, पिटीशन डाली है, उसमें कहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, जैसे मान लो जी गवर्नमेंट ने ट्रिपल जो तलाक है, ट्रिपल तलाक, ये एक बिल लेके आए थे और ट्रिपल तलाक को इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या है जी, अब जैसे भी मान लो तलाक होगा, डिवोर्स, तलाक का मतलब जी डाइवोर्स, आपको पता ही होगा, डिवोर्स हो गया, डाइवोर्स मुस्लिम वूमन का भी, तो वो लॉ के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से, ना कि रीति रिवाजों के हिसाब से। जैसे पहले क्या होता था मुस्लिम लॉ में कि अगर मेल बोल दे, कोई मेल पुरुष बोल दे जी महिला को तलाक 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 3 बार, समझो उसका तलाक हो गया, तो ये इनवैलिड कर दिया था ट्रिपल तलाक बिल जब आया था। तो इसको ही चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, कि यूनिफॉर्म का मतलब है एक ही कानून, अब चाहे किसी धर्म का हो, कि उसके डाइवोर्स के लिए, एलिमनी के लिए एक ही कानून होगा, उसी के हिसाब से सबको सज़ा मिलेगी या उसी के हिसाब से सबको रूल किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि ये यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अगेंस्ट। एलिमनी का मतलब होता है जी, जैसे मान लो किसी का डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के बाद जो उसे उसका हस्बैंड वाइफ को कुछ मतलब सैलरी देता है जी, अपनी हाफ सैलरी लगभग, या कुछ सैलरी जो कोर्ट डिफाइन कर देता है कि इतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, जब तक वाइफ जीवन भर देनी पड़ेगी आपको। अगर आप डाइवोर्स ले लेते हो ना अपने हस्बैंड से, और अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हो, वाइफ है मान लो जी कुछ कमा नहीं रही है, तो हस्बैंड उसका उसके बच्चों की भी और देखभाल करेगा जीवन भर, उसके वाइफ को भी देता रहेगा जी पैसे, जितना कोर्ट डिफाइन करेगा, समझे। ये लो है एलिमनी, उसको बोलते हैं जो डिवोर्स के बाद मनी दी जाती है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को। अब पिटीशन में क्या क्या है जी, ये सारा पढ़ते हैं। पिटीशन में कहा जी सुप्रीम कोर्ट में कि ये ब्लेटेंट अटेम्प्ट है टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम वूमन। ये मुस्लिम वूमन है जी जो उसके राइट को लेता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। कैसे, उसने कहा है कि ये क्या है, वुमन का राइट है, फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, और अगर ये रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो ये उनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो यूनिफॉर्म लॉ के चक्कर में आप फंडामेंटल राइट है जो रिलीजन का, उसके अगेंस्ट है, उसको उल्लंघन कर रहे हो, उसका वायलेशन कर रहे हो। इशू क्या जी अभी, व्हाट इज़ द इशू, इशू ये है पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट टू हियर हर बिफोर डिसाइडिंग वेदर यूनिफॉर्म लॉ फॉर डाइवोर्स मेंटेनेंस एलिमनी लिव मुस्लिम वुमन लाइक हर बेटर ऑफ। ये कहना जी इस पिटिशनर का जिसने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट
उसको मान लो किसी का डाइवोर्स होना है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग या एलिमनी के रिगार्डिंग किसी मुस्लिम वूमन का होता है, तो उस केस को सुने कि डाइवोर्स होने के बाद क्या वो मुस्लिम वूमन के बेटर ऑफ मतलब उसके फ़ायदे के लिए है क्या, तो ये देखा जाए, ना कि उसे यूनिफॉर्म सिविल लॉ की तरह बस ट्रीट किया जाए। आप समझ गए, मतलब ये है जी, जैसे मान लो किसी का डाइवोर्स हो रहा है मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम वूमन का, किसी यूनिफॉर्म लॉ है जी, कोई एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका डाइवोर्स होगा मुस्लिम वूमन का, लेकिन इस पिटिशनर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट देखे डाइवोर्स होने के बाद उसकी कंडीशन सही रहेगी, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगी या नहीं, ये चीज़ देखे, ना कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किया जाए। लास्ट दिसंबर में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया था, एक एडवोकेट थे AK उपाध्याय, इन्होंने पिटी डाली थी कि ये सिंगल लॉ है जो ये कवर करता है जी डिवोर्स मेंटेनेंस एलिमनी फॉर ऑल रिलीजन, मतलब सारे धर्मों के लिए सिंगल लॉ होना चाहिए। डिवोर्स के लिए, तलाक हो किसी का, मेंटेनेंस के लिए या एलिमनी जो रकम दी जाए जी डिवोर्स के बाद, ये सब के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एग्रीड किया था, मतलब इस पर सहमति जताई थी, जो एडवोकेट AK उपाध्याय ने बोला था। AK उपाध्याय ने आर्ग्यू किया था जी दैट लॉज गवर्निंग देम इन सर्टेन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट एंड मार्जिनलाइज वुमन, जो मान लो अलग अलग लॉ होते हैं जी, जैसे मुस्लिम का लॉ जी तलाक कहने के बाद तलाक मिलता है, तो ये क्या है, वुमन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है, उसका मतलब भेदभाव करता है, और वुमन को मार्जिनलाइज करता है, मतलब उसकी वैल्यू गिराता है जी पुरुष के सामने। ये कहना था इस पिटिशनर का, एडवोकेट उपाध्याय जी का। अब यूनिफॉर्म लॉ की नीड क्या जी, नीड फॉर यूनिफॉर्म लॉ, देखो जो एग्जिस्टिंग एनोमलीज हैं, एनोमलीज का मतलब है जी डिफरेंसेस, अंतर, ये क्या है, एक रिलीजन से लेकर दूसरे रिलीजन में डिफरेंट है। तो ये क्या है, जैसे अलग अलग लॉ के लिए अलग अलग कानून है जी, अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो ये जैसे मुस्लिम वूमन हुई या हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे लॉ जी वूमन के राइट को वॉयलेट करते हैं जो, तो ये जो जितने भी रीति रिवाज वगैरह है ना, जितने भी एक रिलीजन से लेकर दूसरे रिलीजन में, हर रिलीजन में लगभग, तो ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, वॉयलेटिव है, मतलब उल्लंघन करते हैं जी राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, और अंडर आर्टिकल 15 के भी अगेंस्ट है जी, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वुमन के अगेंस्ट, किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कि उनके महिला होने के बेस पे उनके अगेंस्ट भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और आर्टिकल 14, 15 तो रिलीजन धर्म के आधार पर भेदभाव को मिटाते हैं, ख़त्म करते हैं, और ये इन्हीं आर्टिकल के अगेंस्ट है ऐसे लोग। तो ये कहना था जी, देयरफॉर यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत इसलिए है जी क्योंकि ये इसके अगेंस्ट है, तो एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए जिसमें वुमन के राइट का ध्यान रखा जा सके। इसलिए देयरफॉर लॉज ऑन डिवोर्स मेंटेनेंस एलिमनी शुड बी जेंडर न्यूट्रल एंड रिलीजनल न्यूट्रल। तो जो यूनिफॉर्म लॉ होंगे डाइवोर्स के लिए, एनिमली के लिए, तो वो ऐसे लॉ होने चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए जो जेंडर न्यूट्रल हो, मतलब पुरुष और महिला के मतलब आधार पे भेदभाव ना हो, या फिर रिलीजन के बेस पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, रिलीजन न्यूट्रल हो और जेंडर न्यूट्रल हो। नेक्स्ट है जी स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉ इन इंडिया। इंडिया में पर्सनल लॉ का स्टेटस क्या है, देखो पर्सनल लॉ है ना, जैसे निजी लॉ, जैसे मैरिज से रिगार्डिंग, ये मैरिज पर्सन की अपनी तो होती है, ऐसा तो नहीं है दूसरे की मैरिज करता है दूसरे के साथ, ऐसा तो नहीं है, अपनी मैरिज है, इसलिए बोलते हैं पर्सनल लॉ, जो खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मैरिज हो गया, जैसे डाइवोर्स हो गया, या इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस का मतलब है जी जैसे माता पिता से बच्चों में उसकी प्रॉपर्टी जाती है माता पिता से, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ऐसे जो पर्सनल लॉ हैं ये सारे कनकरेंट लिस्ट में है। कनकरेंट लिस्ट आप जानते होंगे, 7th शेड्यूल है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12th शेड्यूल है उसमें 7th शेड्यूल है जो 7वां, उसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है उसमें जितने सब्जेक्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और जितने कनकरेंट लिस्ट में जी उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक है जी कनकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ फिर नहीं माना जाएगा। और सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, और जो सेंट्रल लिस्ट में जितने भी मान लो सब्जेक्ट हैं उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और जो हिंदू पर्सनल लॉ है जी, इसमें क्या है, हैव बीन बाय एंड लार्ज सेकुलराइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड बाय स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदूज़ के लिए क्या है, ये हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है 1955 का। इसमें हिंदू की जितनी भी मैरिज होती है, इस मैरिज के मतलब उनकी मैरिज इस एक्ट के हिसाब से होती है, और मुस्लिम जो हैं उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होती है, जिसे शरीयत लॉ भी बोलते हैं। 1937 का शरीयत लॉ है, तो इनके लगभग जो रीति रिवाज हैं जी जो उनके हिसाब से इनकी मैरिज होती है इंडिया में।
और क्रिश्चियन और जूज की भी डिफरेंट उनके पर्सनल लॉ हैं जिनकी मैरिज उनके हिसाब से होती है। तो एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है हमारी कंट्री में मैरिज के लिए। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है, वो बोलता है कि यूनिफॉर्म का मतलब है एक सिंगल लॉ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये क्या कहता है पर्सनल लॉ, कि हर किसी के लिए हमारी कंट्री में देखो अलग अलग है। मुस्लिम लॉ अपने पर्सनल लॉ शरीयत लॉ के हिसाब से मैरिज कर रहे हैं, क्रिश्चियन जूज अपने लॉ के हिसाब से, और हिंदू मैरिज में जी सिख और हिंदू मैरिज इसमें रजिस्टर होती हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। अब आर्टिकल 144 क्यों है जी न्यूज़ में? आर्टिकल 144 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर मान लो हमारी कंट्री में कोई ऐसा स्टैच्यूट नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कानून नहीं है जो किसी के लिए रिमेडी प्रोवाइड नहीं कर सकता। रिमेडी का मतलब है जी कोई उपचार, यानी कि कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है उसका, ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 142 नंबर का आर्टिकल ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकता है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। अब ये एलिमनी क्या है जी? एलिमनी ऑलरेडी जान चुके हैं कि डिवोर्स के बाद जो हस्बैंड वाइफ को मनी देता है उसे बोलते हैं एलिमनी। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जी 1973 का, उसके सेक्शन 125 में है एलिमनी देनी पड़ेगी जी। ये मान लो कोई वाइफ है जी, या कोई चिल्ड्रन है या पेरेंट्स हैं, अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए उन्हें मतलब जो हस्बैंड होगा जी वो क्या है एलिमनी देगा। इफ़ दे डू नॉट अर्न इनफ एंड रीजनेबल मीन्स टू मेंटेन देमसेल्फ, अगर वो क्या है जी इतना नहीं कमा पा रहे कि जितना अपना जीवन यापन कर सकें तो उन्हें देना पड़ेगा जी। और इस सेक्शन में ये भी है, अगर मान लो वाइफ की डिवोर्स भी नहीं हुआ है, हस्बैंड के साथ रह रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं जी, दोनों शादीशुदा अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी हस्बैंड को। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स नहीं हो रह रहे हैं तो वाइफ को हक नहीं है, बिल्कुल हक है जी। अगर वो नहीं कमा रही है तो हस्बैंड वाइफ को मनी देगा। तो ये जी इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये क्या है? अभी गवर्नमेंट ने क्या है एक्सटेंड कर दिया जी इसको, गारंटी स्कीम को 3 लाख करोड़ रुपए एक्सटेंड किए हैं एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए, जो 3 मंथ के लिए और होंगे अनदर, मतलब 30 जून तक इसे एक्सटेंड कर दिया इस स्कीम को, इस योजना को। इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं? इसमें देखो एमएसएमई सेक्टर ज़्यादा आते अधिकतर। ये जो स्कीम चलाई गई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए चलाई गई थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। इसमें इंक्लूड कर दिए गए हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सेक्टर भी इंक्लूड है इसमें। ये जो एमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम है जी, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0, इसमें क्या होगा? अप टू 14% ऑफ टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अक्रॉस द ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन फरवरी 2020 तक। इसमें क्या है जी, ये 3.0 का मतलब है इसकी तीसरा फेस लॉन्च किया है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का। इसमें क्या है, सारे जो भी मान लो टोटल क्रेडिट होगा आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, उसका 40% तक, अप टू 40% तक क्रेडिट दिया जा सकेगा। क्रेडिट का मतलब है जी लोन, एक तरह से लोन प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूशन को। इसमें क्या है जी, टेन्योर ऑफ लोन ग्रांटेड अंडर दिस स्कीम वुड बी 6 ईयर। इसका टेन्योर कितना होगा जी? लोन दिया जाएगा 6 साल के लिए, और उसके लिए भी उसके बाद 6 साल के बाद भी मोरेटोरियम पीरियड रहेगा 2 साल का। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है जी, मोरेटोरियम का मतलब है कि उसे जैसे मान लो 6 साल में अगर वो लोन नहीं भर पाया तो उसे 2 साल और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि आप 2 साल और ले लो, उस तक 2 साल तक लोन वापस करो। तो ये इसमें मोरेटोरियम पीरियड है जी 2 ईयर का। अब इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं जी, जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ही लॉन्च की थी जी, इसी का पार्ट है ये मई 2020 में लॉन्च की थी, जब लॉकडाउन लगा था जी कोरोना वायरस की वजह से, ताकि जो एमएसएमई है उनके लिए, स्पेशली उनके लिए लॉन्च की थी ये, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, कि उनको लोन दिया जा सके। इसमें 100% गारंटी कवरेज दी गई थी जी। इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ये कंपनी है जी जो क्रेडिट देती हैं इन एमएसएमई को, वेयर एज बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड लोन। ये क्या है देखो, गारंटी कौन देता है? जैसे मान लो आप लोन लोगे किसी से, बैंक से, तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, कोलेट्रल वगैरह, तो इनकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी तो लगी जी ये कंपनी, 100% गारंटी। जैसे मान लो एमएसएमई को लोन देंगी ये बैंक या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उसकी गारंटी लेगी ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। समझ गए? ये फ़र्क है इसमें। क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी।
जो भी क्रेडिट प्रोवाइड होगा, क्रेडिट का मतलब जो भी लोन दिया जाएगा जी, वो गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी की तरह दिया जाएगा। इसमें कोई फ़ी नहीं ली जाएगी गारंटी के लिए। नो गारंटी फ़ी सेल बी चार्ज बाई NCGTC, जो ये संस्था है जी, कंपनी है, जो ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ये कोई फीस नहीं लेगी MSE वगैरह से, जो उन्हें गारंटी देगी तो बिना फीस के गारंटी देगी जी, फ्रॉम द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द स्कीम। इंटरेस्ट रेट कितना होगा जी स्कीम में, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा जी लोन लेने के बाद, वो होगा 9.2% फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो NBFC होंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनके लिए 40% है जी, उन्हें 14% तक इंटरेस्ट रेट ले सकती हैं, उनके ऊपर कैप है, इसके ज़्यादा नहीं ले सकती। हाँ, इससे कम तो लगा सकती हैं, जैसे मान लो इन्होंने लोन दिया किसी को, किसी कंपनी को, छोटे उद्योग को, MSME को, तो 9.25% से नीचे तो बैंक लगा सकता है, लेकिन इससे अबव नहीं लगा सकता। एलिजिबिलिटी क्या जी लोन लेने की, एलिजिबिलिटी है जी उनके पास, जैसे मान लो बोरोअर्स है जो उधार लेना चाहता है विद क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ऑफ अप टू 50 करोड़, ये 29 फरवरी 2020 तक देखा जाएगा जी, एंड विद एनुअल टर्न ओवर अप टू 250 करोड़ आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। मान लो जी जो भी छोटा उद्योग है जी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़, अगर उनका एनुअल टर्न ओवर, टोटल की बात हो रही है जी, प्रॉफिट भी मिलाया जाता है टर्न ओवर में और कॉस्ट भी, जितना भी है, मतलब जितना उन्होंने सेल किया है, जितना टोटल, तो टोटल टर्न ओवर है जिनका एनुअल, अगर 250 करोड़ तक है तो उन्हें लोन दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। अगर 1 अगस्त 2020 की बात करें तो ये जो स्कीम है जी, गवर्नमेंट ये स्कीम ये एक्सटेंड कर दी थी, और इसमें जी 3 लाख करोड़ और अलोकेट किए थे बाय डबलिंग द अपर सीलिंग ऑफ लोन्स आउटस्टैंडिंग एंड इंक्लूडिंग सर्टेन लोन्स गिवन टू प्रोफेशनल्स। इसमें और भी, जैसे पहले ये MSME के लिए स्टार्ट की गई थी, उसके बाद से इसका और विस्तार कर दिया गया था, वाइडन कर दिया गया था, किस किस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर को भी दिया जा सकता है जी इससे लोन, या लॉयर्स वकील ले सकते हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं CA वगैरह, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए इसके थ्रू लोन ले सकते हैं इस स्कीम में। जो है जी ये वाली स्कीम ECLGS, एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन लाइन गारंटी स्कीम। इसके बेनिफिट क्या है जी, बेनिफिट ऑफ द स्कीम, इसके बेनिफिट है यही है जी, फ़ायदे, ये स्कीम प्रोवाइड करेगी जी, लोन प्रोवाइड करेगी लो कॉस्ट पे, मतलब इंटरेस्ट इन्हें MSME को कम देना पड़ेगा। इस तरह से क्या है, ये अपने बिजनेस को चला सकेंगी, रीस्टार्ट कर सकेंगी, जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस में जो रुक चुका है उसको स्टार्ट कर सकेंगी। नेक्स्ट है, बाय सपोर्टिंग MSME टू कंटिन्यू फंक्शनिंग ड्यूरिंग द करंट अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, स्कीम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इस काल में जी आपको पता है लॉकडाउन में, कोरोना के में, तो सारी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बिगड़ गई थी, ग्रोथ भी नेगेटिव में हो गई थी, तो एक तरह से इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये क्या है जी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है जी, आपको पता है। ये क्या है, गवर्नमेंट टारगेट फिक्स रखती है जी, 4% अभी रखा हुआ है, सेंट्रल ने डिसाइड किया है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4% रहेगा, 4%, इसलिए न्यूज़ में है। ये परसेंटेज कितनी रहेगी, 4% तो रहेगी, लेकिन 2% प्लस या 2% माइनस भी हो सकती है, 4 से 6 भी जा सकती है जी, और 4 से 2, 2 और 4 से 6 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि एक टॉलरेंस बैंड अडॉप्ट करती है अब गवर्नमेंट। ये फ्लेक्सिबल टारगेटिंग रखती है इन्फ्लेशन का। इसे कौन इंप्लीमेंट करती है जी, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग है क्या, सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है जी ये एक, जिसमें क्या है, प्राइस को फिक्स किया जाता है, जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन को स्पेसिफाई करती है कि पूरे साल में इन्फ्लेशन कितनी रहनी चाहिए। तो कुछ RBI ऐसे मेजर्स लेती है, ऐसे मतलब मेजर्स यूज करके, मान लो रेपो रेट को कम ज़्यादा करके, या फिर आपकी CRR को कम ज़्यादा करके, बैंक रेट को कम ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है जी, इसका टारगेट यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, हमारी आर्थिक उन्नति हो कंट्री की, जिससे क्या स्टेबिलिटी आए, प्राइस में स्टेबिलिटी आए। और प्राइस में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, तो इसका यही टारगेट है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है क्या जी, देखो 2016 में RBI एक्ट है जी 1934 का, 1934 के एक्ट में 2016 में अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किया गया। तब से ये फ्लेक्सिबल टारगेट लिया जी इन्फ्लेशन का। पहले क्या है, फिक्स रख देते, अगर 4 है तो 4 ही, ये क्या है, 4 तक ही अचीव करना है, अगर 5% रख दिया तो 5% अचीव करना है। लेकिन अब फ्लेक्सिबल है, जैसे आपने देखा 4% तो है ही जी, इसके 2% ज़्यादा भी हो सकता है, 2% कम भी इन्फ्लेशन, तो ये टारगेट अभी फ्लेक्सिबल है इसके अकॉर्डिंग।
कौन सेट करता है जी इन्फ्लेशन टारगेट? देखो ये एक बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है और कई पीसीएस में तो कई बार पूछा जा चुका है। इसे फिक्स करता है जी, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है इन्फ्लेशन टारगेट। कंसल्ट करती है किससे? आरबीआई से। एंड वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल में एक बार फिक्स करती है इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई की सहमति से कंसल्टेशन करती है आरबीआई से। याद रखना, अगर आ जाए आरबीआई फिक्स करता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है, कंसल्ट करती है बस आरबीआई से। करंट इन्फ्लेशन टारगेट कितना जी? अभी हमने पढ़ा 4% है, और किस पे निर्धारित करते हैं? सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो ये भी आपको याद रखना है। लिमिट हमने देखी लीजिए 2 से 6% के बीच में। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? ये एक स्टेचुटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क है जी, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है जी ये कमेटी, स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू बनाई गई। इस आरबीआई का एक्ट है जो ना हमारा 1934 का, इसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया 2016 में, तब ये बनाई जी। किस लिए? ताकि प्राइस की जो स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन किया जा सके और ग्रोथ अचीव की जा सके इकोनॉमी में, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसका मेन टारगेट है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? खुद आरबीआई के गवर्नर होते हैं जी, एक्स एफओसीओ चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है जो फिलहाल चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली, मतलब जो फिलहाल गवर्नर है, राज्यपाल है आरबीआई का, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो एमपीसी कमेटी क्या डिटरमाइन करती है जी? इंटरेस्ट रेट होता है ना, यानी कि रेपो रेट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको डिफाइन करती है जी, डिटरमाइन करती है, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। जितना भी रेपो रेट वगैरह हो गया, आपका सीआरआर हो गया, इंटरेस्ट रेट, इनको डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी थी जी जिसके रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बनाई गई। देखो आरबीआई ने एक कमेटी अपॉइंट की थी 2014 में, ये थी उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल ने गवर्नर थे जी, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के, इन्होंने इस कमेटी को हेड किया था, उन्हीं के नाम पे रखा उर्जित पटेल कमेटी। इसने रिकमेंड किया था, मतलब रिकमेंड का मतलब है ये सिफारिश दी थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए। तो उसके बाद 1934 के एक्ट में अमेंडमेंट किया, संशोधन, और फिर ये कमेटी बनाई जी 2016 में। समझ गए? तो ये था इतना। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, पैनल सबमिट रिपोर्ट ऑन फार्म लॉज टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आप जानते हो जी, फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, तो ये इसके रिगार्डिंग जो 3 फार्म लॉ पास किए थे गवर्नमेंट ने, तो इनका अपोज कर रहे हैं फार्मर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था जी, कि इन तीनों फार्म लॉ को। और इसके लिए क्या है, एक कमेटी बनाई, 3 लॉज सस्पेंड कर दिए थे जी जो पार्लियामेंट ने पास किए थे, फार्मर यूनियन ने इसको अपोज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, पैनल 3 एग्रीकल्चर लॉज इज क्लोज्ड कवर एंड द रिपोर्ट विल बी रिवील्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ केस। क्या जी, दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो ये इसमें रिपोर्ट में क्या दिया है इस पैनल ने, ये बताया जाएगा, रिवील किया जाएगा। रिवील का मतलब है जी प्रेजेंट करना, पेश करना। ये 3 लॉ कौन कौन से थे जी जिन्हें फार्मर अपोज कर रहे हैं? देखो ये हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, एक तो ये। नेक्स्ट है जी असेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये 1955 का एक्ट है जी, इसमें अमेंडमेंट किया करने का प्रोविजन रखा। नेक्स्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। ये 3 लॉ थे जिनके बारे में जी सारा ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है। जनवरी 12 को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया कि भाई साहब गवर्नमेंट आप इन्हें चला नहीं सकते, इन्हें लागू नहीं कर सकते जब तक मैं ना बोल दूं। तो इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इनके लिए जी एक पैनल अपॉइंट किया, एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की 4 मेंबर की, 4 मेंबर की। उनसे कहा भाई साहब आप रिपोर्ट दो मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कमेटी को, जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, कि आप रिपोर्ट दो ये फार्म लॉ में क्या क्या कमी है और कैसे दूर की जानी चाहिए। तो ये अब ये पेश करने वाला जी, इसलिए दोबारा न्यूज़ में है। इश्यू क्या जी, हम ब्रीफली समझेंगे इसमें इश्यू क्या है। इश्यू ये जी, लॉ एम्स टू डी रेगुलेट इंडियाज इनॉर्मस एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज इकोनॉमिक, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको डीरेगुलेट करने के लिए ये लॉ लाए गए थे। गवर्नमेंट कह रही थी कि फार्मर्स को मिडल मैन से लिबरेट किया जाएगा। लिबरेट का मतलब है जी आज़ाद। जो मिडल मैन होते हैं ना, बिचौलिए, जैसे मान लो फार्मर से इस बिचौलिए ने, मिडल मैन है, कोई आदमी है जी, ये आदमी, इसने फार्मर से खरीदा इसका अनाज, इसका जो भी फसल है जी, क्रॉप, और बाद में इसने बेचा जी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को। तो जो बीच में बिचौलिए हैं इनको हटाना टारगेट था इस लॉ का। बट मैनी फार्मर, बहुत सारे फार्मर ये कह रहे थे कि ये क्या है, हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय ये फ़ायदा देंगे जी एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन को। जो एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन का मतलब है जी, जो कंपनी ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर सामान लेती हैं, प्रोडक्ट, और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके या कुछ उनमें
कुछ भी पैकेजिंग करके या कुछ भी उनमें मॉडिफिकेशन करके और बेचती हैं, तो ये कॉरपोरेशन को फ़ायदा देंगी, ना कि हमें। इनका ये कहना फार्मर का। सो व्हाट डू दीज न्यू फॉर्म लॉ डू, ये फिर लॉ करते क्या जी, देखो ये लॉ क्या करते हैं, दे मेक इट ईजियर फॉर फार्मर्स टू बाईपास गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट। जो अभी क्या मंडी होती है जी, गवर्नमेंट की कुछ मंडी होती हैं जिनमें फार्मर क्या है, जो इन मंडियों को बोलते हैं एपीएमसी, एपीएमसी मंडी, एपीएमसी मंडी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसकी फुल फॉर्म है। अभी जैसे कोई किसान उगाता है, कोई मान लो अपनी क्रॉप एपीएमसी मंडी में बेचने जाता है, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। लेकिन इन बिल में ये प्रोविज़न रखा कि फार्मर्स को ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो एपीएमसी मंडी है इनमें ही बेचे, वो अपना प्रोड्यूस कहीं पे भी बेच सकता है, किसी भी प्राइवेट बायर्स को भी बेच सकता है जी डायरेक्टली। अभी तक क्या है जी, ये था प्रोविज़न कि जिस स्टेट में उस स्टेट में ही बेचेगा, उसके पास जो मंडी है वहीं पर बेचेगा उसको, तो अब कहीं पर भी बेच सकता है, इसमें ये रखा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के लिए जी लॉ बनाए कि प्राइवेट कंपनी से वो कॉन्टैक्ट कर सकेगा, और इस प्रैक्टिस से क्या है, वो पूरे स्टेट बॉर्डर में किसी के भी स्टेट में, कौन से भी स्टेट में इंडिया के में कहीं पे भी भेज सकता है, और कहीं पे भी किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है जी, मान लो कि कंपनी है, एक कंपनी है जी, इसको क्या है, कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए जी, इसे कपास चाहिए, इसे रजाई वगैरह बनानी है मान लो अगले साल, और इसे कॉटन चाहिए, समझ गए, बिस्तर वगैरह बनाने हैं कुछ इसे, तो कॉटन चाहिए। इसने क्या फार्मर से कांटेक्ट कर लिया जी। इसने कहा भाई साहब किसान, आप मुझे ना 1000 टन कपास दो, आप उगाओ, मैं आपको बीज दूंगा, सीड दूंगा, आपको जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, बाद में एक प्राइस है जी, ये प्राइस रख दिया, इस प्राइस में मैं खरीद लूँगा, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहा हो। मान लो इसने कहा कि मैं 10 रुपये किलो खरीदूंगा आपसे, ये कपास है जो भी कॉटन है जी, कॉटन कपास को ही बोलते हैं, तो ये खरीद लूँगा मैं, वापस परचेज कर लूँगा आपसे, चाहे मार्केट में प्राइस चाहे 5 रुपये हो या चाहे 15 रुपये पर केजी हो, मैं 10 रुपये में ही खरीदूंगा। तो किसान भी कह लेता है चलो भाई साहब क्या पता 5 रुपये हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, तो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं जी। तो ये इसके लिए अलाउ किया जी इस लॉ में कि वो कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी, न्यू रेगुलेशन ऑल्सो अलाउ ट्रेडर्स टू स्टॉक पाइलिंग। इसमें एक ये प्रोविज़न की गई, जो हमारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट है ना 1955 का, उसमें अभी ये प्रोविज़न था कि इसके अकॉर्डिंग कोई होर्डिंग नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की। होर्डिंग का मतलब है जी जमाखोरी। जैसे मान लो जी 1000 टन किसी ने प्याज जमा करके रख ली और मार्केट में प्याज ही नहीं है, और मार्केट में जब प्याज नहीं रहेंगी तो प्राइस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सप्लाई है नहीं, डिमांड ज़्यादा है प्याज की, तो प्राइस बढ़ जाएगा, 100 के पार पहुंच जाएगा। देखा भी होगा आपने, कभी कभी 100 रुपये किलो प्याज बिकती है। तो इससे क्या है, होर्डिंग्स नहीं थी पहले अलाउ, कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसमें कुछ कमोडिटी रखी गई थी जो असेंशियल, जो जरूरी है जीवन यापन करने के लिए, तो वो कमोडिटी को आप होर्डिंग करके नहीं रख सकते थे, जमा करके। लेकिन ये लिमिट इसमें हटा दी, जो ये लॉ बिल लाए गए हैं, कानून लाए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग होर्डिंग कर सकते हैं जी किसी भी कमोडिटी की। स्टॉक पाइल फूड कर सकते हैं ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पाइल का मतलब है जमाखोरी कर सकते हैं जी। तो इससे जी विरोध किया कि किसानों ने, कि अगर मान लो जी आप जमाखोरी करके रख लेंगे, आपके पास तो स्टोरेज फैसिलिटी है, किसान के पास तो है नहीं, आप जमाखोरी करके रख लोगे, जब ज़रूरत होगी, मान लो जी ये अभी किसान से खरीद लेंगे 5 रुपये किलो प्याज, और इन्हें जमाखोरी करके जब मार्केट में प्याज नहीं रहेगी तब निकालेंगे, तब ये 100 रुपये किलो बेचेंगे, समझ गए, इससे ये नुकसान है जी। अब फार्मर की और क्या कंसर्न है जी, ये देखते हैं। कंसर्न का मतलब प्रॉब्लम, देखो मोर देन 80% ऑफ इंडियाज कल्टिवेटेड फार्म लैंड इज कंट्रोल्ड बाई स्मॉल होल्डर फार्मर्स। देखो जी 86% से ज़्यादा हमारे इंडिया में स्मॉल फार्मर हैं, छोटे फार्मर, जिनके पास क्या है, जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, स्मॉल फार्मर है। तो स्मॉल फार्मर क्या है जी, ये डर लगता है उन्हें कि वो देखो कॉन्टैक्ट उनसे कंपनी करेगी क्यों, क्योंकि इनके पास 1-2 किले होते हैं जी, 1-2 खेत होते हैं, 1 या 2 एकड़ ज़मीन, तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा कौन, और इनकी कोई बार्गेनिंग भी नहीं चलेगी। जो प्राइस कंपनी मान लो अगर करेगा भी, जो प्राइस कंपनी फिक्स करेगी वो इनको प्राइस मिलेगा जी। तो इनको डर है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो प्राइस है इन्हें कम मिलेगा इनकी क्रॉप के लिए। नेक्स्ट ये जो न्यू लॉज है जी, इनमें कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैंडेटरी कि इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। देखो एमएसपी की कोई डिफाइन नहीं है कि आप कम से कम एमएसपी पे ही खरीदोगे, लेकिन ऐसा कोई दिया नहीं है इसमें। तो मेन प्रॉब्लम ये थी किसानों की कि आप एमएसपी डिफाइन करो जी इसमें। तो नेक्स्ट या जी इसमें नेक्स्ट ये जी, न्यू रूल डो नॉट गारंटी एनी मिनिमम प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई प्राइस नहीं देते जी। तो जैसे मान लो जी ये इसमें न्यू लॉज में ये कोड था, ऑल्सो डू नॉट मेक रिटर्न कॉन्टैक्ट मैंडेटरी। जो रिटर्न कॉन्टैक्ट है ना, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट किया कंपनी ने उसके साथ, फार्मर के साथ, तो ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है जी। कंपनी चाहे तो इसे कॉन्टैक्ट को हटा सकती है, ना मानने से इनकार कर सकती है। अब मानने से इनकार कर दे जी कंपनी, तो सोचो आप ही, फार्मर का तो नुकसान ही है ना। तो ये इसमें
कमियां थी जी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री फार्म। मिलिट्री फार्म क्या है जी, अभी क्लोज कर दिए गए लगभग 132 ईयर्स सर्विस के बाद, 132 साल के बाद ये फार्म बंद कर दिए गए जी रिसेंटली। ये मिलिट्री फार्म होते क्या जी, इनको सेटअप किया गया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने सेटअप किया था जी इसे। फर्स्ट मिलिट्री फार्म एस्टेब्लिश किया था 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में। इनका मतलब यही था जी, जो भी ट्रूप है ना, या ट्रूप का मतलब है सैनिक हैं, जो सैनिक ब्रिटिश इंडिया के सैनिक थे, उनको क्या है हाइजेनिक काउ मिल्क दिया जाए, उनको बेचा जाए इन फार्म से। इनमें क्या है काउ वगैरह पाली जाए और इनसे दूध पहुंचा जाए सोल्जर है उनके लिए। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद ये लगभग 30,000 हेड्स ऑफ कैटल इन 130 फार्म फ्लोरिस्ड, मतलब 130 फार्म थे ऐसे मिलिट्री फार्म जिनमें 30,000 से ज़्यादा कैटल थे, पशु थे जी, मतलब भैंस गाय वगैरह। और इन ये एस्टेब्लिश किए गए थे लेह और कारगिल में भी इन लेट 1990s में। ऐसे जो मिलिट्री फार्म है उनकी बात हो रही है। फॉर मोर देन ए सेंचुरी फार्म सप्लाइड 3.5 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क। लगभग 100 साल लगभग हुए, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, और इसमें लगभग 3.5 करोड़ लीटर दूध इन्होंने सप्लाई किया है जी। लगभग 25,000 टन ईयरली ये सप्लाई करते हैं। सजेशन किसने दिया जी इनको क्लोजर करने का, मतलब बंद करने का, कि मिलिट्री फार्म को बंद किया जाए? देखो 2012 में, मतलब 2012 में 2012 में सजेशन दिया था क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने, इसने रिकमेंड किया था कि इनको बंद किया जाए। और दिसंबर 2016 में एक कमेटी थी जी जिसका नाम था DB सेकेतकर कमेटी, इसने पॉइंट आउट किया था, रिकमेंड किया था कि मेजर टू इनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म फोर्स। इन्होंने कहा था कि भाई साहब आप मिलिट्री मैन की जो भी है उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने पे ध्यान दो। कॉम्बैट कैपेबिलिटी का मतलब है जी लड़ने की क्षमता, के इस पे ध्यान दो, और जो भी डिफेंस में एक्सपेंडिचर होता है आर्म फोर्सेस पे उसको रीबैलेंस करो आप। तो इसने भी रिकमेंड किया था जी ऐसी कि मिलिट्री को कॉम्बैट कैपेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा एम प्राइम। एम प्राइम क्या है जी, कहाँ गया एम प्राइम क्या है जी, ये आ गया एम प्राइम है जी। ये अभी अटल इनोवेशन मिशन ने इसको लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन है जी नीति आयोग क्या, नीति आयोग ने इसको इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया था ताकि हमारे कंट्री में इनोवेशन आविष्कार हो सकें नई नई चीज़ों के। तो इसी के अंदर लॉन्च किया है एम प्राइम। ये बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके एंड वेंचर सेंटर, इन दो संस्थाओं के साथ मिलके लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। इसका टारगेट क्या है जी, इसका टारगेट भी यही है कि क्या है, एन इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप एंड वेंचर अक्रॉस द इंडिया, कि इंडिया में ऐसे स्टार्टअप खुले। स्टार्टअप का मतलब है जी कंपनियां, स्टार्टिंग में जो कंपनी खुलती है ना स्टार्टअप या वेंचर बोलते हैं जी, ऐसी कंपनियां खुले जो साइंस बेस्ड पे हों, जो इनोवेशन को बढ़ावा दें जी, रिसर्च को बढ़ावा दें हमारी कंट्री में। तो ऐसी मतलब कंपनी खोलने के लिए, प्रमोशन के लिए ये लॉन्च किया गया है एम प्राइम। एम का मतलब है जी अटल इनोवेशन मिशन, और प्राइम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के टॉपिक इतने ही थे। अब करेंगे जी हम क्वेश्चन है जी फर्स्ट। ये हमने पढ़ा था अपने करंट अफेयर में कुछ दिन पहले, जबरवान रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन, ये बताना जो जबरवान रेंज जो पहाड़ियाँ हैं ये किस किस के बीच में है। चलो आपको क्लू दे देता हूँ, ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे टुलिप गार्डन था जी, टुलिप गार्डन कहाँ पे, श्रीनगर में जी, इसलिए फेमस है जी ये जबरवान रेंज। यहाँ पे टुलिप गार्डन है। आपको बताना कौन कौन सी पहाड़ी के बीच में है, पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में है क्या, जास्कर रेंज और धौलाधर रेंज के बीच में है क्या, रेंज का मतलब पहाड़ी है जी, शिवालिक हिल्स या लद्दाख रेंज के बीच में, पीर पंजाल रेंज या ईस्ट काराकोरम रेंज। इसका आंसर है जी ए, पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में, ए आंसर हो जाएगा जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में तो आप जानते हो जी, PSLV। इससे क्या है, रॉकेट सिस्टम है जी एक ही, सैटेलाइट वगैरह को भेजता है ये आसमान में, जैसे स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करना तो लेके जाता है स्पेस में। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज़ द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये थर्ड जनरेशन क्या है, क्या जैसे फर्स्ट जी, सेकंड जी, थर्ड, 3G 4G ऐसे होते हैं ना, ये क्या 3G बेस्ड लॉन्च व्हीकल है क्या। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है जो लॉन्च करता है, रॉकेट टाइप, रॉकेट है क्या। इट इज़ सक्सेसफुली लॉन्च टू स्पेस क्राफ्ट सच एज चंद्रयान 1 एंड मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट। इसने चंद्रयान 1 को भी लॉन्च किया था PSLV ने, और मार्स ऑर्बिटर मिशन था हमारा मॉम, उसको भी लॉन्च किया था। क्या ये सही है, करेक्ट बताना जी। 1 2 दोनों सही है, दोनों गलत हैं जी, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो जी दोनों सही है, सी आंसर सही हो जाएगा। ये थर्ड जनरेशन का जी PSLV। इसके नेक्स्ट जनरेशन का जी GSLV, जियो सिंक्रोनस
सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, इससे नेक्स्ट जनरेशन का है। तो इसका सी आंसर है जी चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन इसी ने लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है जी हमारा सब अर्बनाइजेशन। द टर्म सर्ब अर्बनाइजेशन रेफर्स टू, ये बताना है जी इसका मतलब क्या है सर्ब अर्बनाइजेशन का। मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरिया, अगर कोई पॉपुलेशन शहरी क्षेत्र से जाके ग्रामीण क्षेत्र में बस जाए तो इसको क्या सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरियाज टू सैटेलाइट कम्युनिटीज, अगर कोई पॉपुलेशन कोई पीपल लोग सेंट्रल अर्बन एरिया से, मान लो ये है जी सिटी, ये सिटी है जी बहुत बड़ी सिटी है, ये इसका सेंटर पार्ट है, अगर कोई पॉपुलेशन सेंट्रल पार्ट से निकल के इसके सैटेलाइट कम्युनिटीज पे यानी कि इसकी पेरीफेरी में जाके बस जाए, इसको बोलते हैं क्या सर्ब अर्बनाइजेशन। या पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सब अर्ब, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से जाके सब अर्ब क्षेत्र में जो छोटी सिटी हैं उनमें जाके बस जाए पॉपुलेशन, उन्हें बोलते हैं क्या। या रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन लोअर टीयर सिटीज, जो लोअर सिटीज होती हैं जी लोअर टीयर सिटीज उनमें पॉपुलेशन घट जाती है तो उसे बोलते हैं क्या सर्ब अर्बनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, वो ये जी जो समझाया अभी कि अगर मान लो जी ये सिटी है, सिटी का एक सेंटर होगा ना मेन सेंटर, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन यहाँ पे डेंसिटी के कारण मूव कर जाती है इसके पेरीफेरी एरिया पे, पेरीफेरी का मतलब है जी अराउंड, सिटी के अराउंड जो एरिया है यहाँ पे आके बस जाती है और यहाँ पे छोटी स्मॉल स्मॉल सिटी डेवलप होने लगती हैं, इसी को बोलते हैं सर्ब अर्ब या सर्ब अर्बनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जी जिसमें पीपल मूवमेंट करते हैं सेंट्रल अर्बन एरिया से सेटेलाइट कम्युनिटीज़ पे, और इनको सेटेलाइट कम्युनिटी बोलते हैं जो सिटी के अराउंड होते हैं जी पेरीफेरी एरिया में एस्टेब्लिश होते हैं जी ये सिटी छोटे, इसको सेटेलाइट टाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी इन इंडिया मोस्ट फ्रेट ट्रैफिक इज प्रेजेंटली हैंडल्ड बाई, फ्रेट ट्रैफिक का मतलब है जी जो माल ढुलाई होती है ना, माल जाता है, जो गुड्स वगैरह जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो सबसे ज़्यादा किससे जाती हैं, रोडवेज से जाती हैं क्या, रेलवेज से जाती हैं, या इनलैंड वाटरवेज से जी पानी के रास्ते, या एयरवेज से जहाज़ों में सबसे ज़्यादा जाती हैं। इसका जवाब है जी रोडवे, बसों से जाती है जी सबसे ज़्यादा, ट्रक वगैरह से लारी वगैरह से सामान जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, आपको बताना है जी ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग है किससे रिलेटेड है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से, रेलवे से, माइनिंग ऑफ आयरन ओर से, या लैंड एक्विजिशन से। करेक्ट आंसर है जी इसका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से, बहुत बार न्यूज़ में रहता है जी ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी।